हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। इस वीडियो में आपको मिलेंगे फूल और कांटा कविता, जो कि आपकी क्लास 7th की नई किताब मल्हार का 3rd चैप्टर है। इसके प्रश्न उत्तर, आधे प्रश्न उत्तर मैंने इससे पहले की वीडियो में कराए हैं आपको। उस वीडियो में आप सर्च करिए, आपको आधे प्रश्न उत्तर वहाँ मिलेंगे और बाद के जो प्रश्न उत्तर बच गए थे वो मैं यहाँ पर आपको कराने जा रही हूँ। अगर आपको नहीं पता है वीडियो कौन सी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रही हूँ। आप लिंक पर क्लिक कीजिए, आप वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ पर इस पाठ फूल और कांटा के शुरू के प्रश्न उत्तर करवाए गए हैं। बचे हुए प्रश्न उत्तर हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं क्लास को। हमने उस वीडियो में बहुत सारे प्रश्न उत्तर कर लिए थे। मिलकर मिलान करें, ये प्रश्न हमने उसमें नहीं किया था, मैं यहाँ से इसको करा रही हूँ आपको। इस कविता में फूल और कांटा के उदाहरण द्वारा लोगों के स्वभावों के अंतर और समानताओं को की ओर संकेत किया गया है। दूसरे शब्दों में फूल और कांटा प्रतीक के रूप में प्रयोग किए गए हैं। अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए कि फूल और कांटा किस तरह के प्रतीक हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे हमें दे रखा है फूल दे रखा है और कांटा दे रखा है, और इस तरह बहुत सारे स्वभाव लिखे हुए हैं कि कौन कौन से स्वभाव एक मनुष्य में हो सकते हैं। तो कौन से स्वभाव फूल से मैच करें, कौन से कांटा से मैच करें, ये आपको बताना है। चलिए हम इसे शुरू करते हैं। आप खुद ही समझ जाएंगे, क्लास 7th के बच्चे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। दया किस में होती है, फूल में या कांटे में? फूल में। स्वार्थ किस में होता है? कांटे में। अच्छाई किस में होगी? फूल में। सुख फूल में। सुंदरता फूल में। कोमलता फूल में। आनंद फूल में। तो इस तरह से तो सिर्फ एक ही आया, स्वार्थ। परोपकार भी फूल में होता है। प्रेम भी फूल में होता है। बुराई कांटे में होती है। दुख कांटे में होता है। कठोरता कांटे में होती है। प्रसन्नता फूल में होता है। और पीड़ा कांटे में होती है। पीड़ा। तो ये हो गए जो स्वभाव फूल में होते हैं, हमने फूल की तरफ एरो बना दिया। जो कांटे में होते हैं, कांटे की तरफ एरो बना दिया। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है सोच विचार के लिए, ये मैं पहली वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करके समझा चुकी हूँ। सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने वहाँ पर रिटर्न भी दिए हैं, आप उस वीडियो में से देख लें। इसके बाद ये है अनुमान और कल्पना से। यहाँ पर मैंने उस वीडियो को छोड़ा था, यहाँ से हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। कल्पना कीजिए कि चांदनी, हवा और मेघ केवल एक पौधे पर बरसते हैं। अब बाकी पौधों को ना तो चांदनी मिल रही है, ना हवा मिल रही है, ना ही मेघ यानी बरसात मिल रही है। तो उन पौधों का क्या हाल होगा, उनके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, आपको ये बताना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम। पिछली वीडियो यहीं पर हमने छोड़ी थी, आज नई क्लास शुरू कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि चांदनी, हवा और मेघ केवल एक पौधे पर बरसते हैं। बाकी पौधे इन सब के बिना कैसे दिखेंगे और उनके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि चांदनी, हवा और मेघ केवल एक पौधे पर बरसते हैं तो बाकी पौधे बिना चांदनी, हवा और बारिश के सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे, बेजान हो जाएंगे। उनकी पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, उन पर फूल भी नहीं खिलेंगे, उनके कांटे भी बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। भाई पूरे ही फूल पौधे पे नहीं आ रही है ना, धूप भी नहीं आ रही है और हवा भी और बारिश भी आ रही है, तो कांटे भी कमज़ोर पड़ जाएंगे। और बिना बारिश के पौधों को पानी नहीं मिलेगा, जिससे वो सूख जाएंगे। अब हवा के बिना पौधों को ताजगी और ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो पौधे वो करते हैं ना फोटोसिंथेसिस, खाना बनाते हैं अपना, फूड फैक्ट्री जो कहते हैं कि पत्तों में होती है, तो वो भी नहीं कर पाएंगे वो, जिससे वह भोजन भी नहीं बना पाएंगे। और जब भोजन नहीं मिलेगा पौधों को तो वो क्या करेंगे, वो तो मर जाएंगे। पर्यावरण भी प्रभावित होगा। अब हमारे पर्यावरण में मतलब एटमॉस्फेयर में अगर पौधे नहीं होंगे, कुछ ही पौधे होंगे, तो फिर हमारे पर्यावरण पर तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के फल फूल नहीं होंगे, जिससे क्या होगा कि जो कीट पक्षी और इंसान हैं जो उनको फल फूलों को खाते हैं उन्हें भोजन नहीं मिलेगा। इससे पता चलता है कि प्रकृति की सभी चीज़ें, हवा हो, पानी हो, रोशनी हो, पौधों के लिए जरूरी है। इनमें से अगर एक भी चीज़ न मिले तो पेड़ पौधों का तो जीवन नष्ट होगा, उनके साथ हमारा भी, प्राणियों का, मनुष्यों का, जानवरों का, कीटों का, सबका जीवन नष्ट हो जाएगा। जो पर्यावरण का संतुलन है वो ही बिगड़ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि सभी पौधे एक जैसे
होते तो दुनिया कैसी लगती। अगर सब पौधे एक जैसे होते तो दुनिया कैसी लगती। ये तो यही क्वेश्चन हुआ बेटा कि जैसे सारे लोग अगर चेहरे सबके एक जैसे होते, आप मुझे जैसे दिखते मैं आपके जैसे दिखती तो क्या होता। अरे दुनिया में कितनी गड़बड़ हो जाती है ना। आप मेरे घर आ जाते मैं आपके घर चली जाती कि मेरी मम्मी ये है और आप कहते मेरी मम्मी ये है, सब गड़बड़ घोटाला हो जाता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। खैर इन्होंने हमें ये क्वेश्चन दिया है, यदि सभी पौधे एक जैसे होते तो दुनिया कैसी लगती। तो देखते हैं हम इसका उत्तर। अगर सभी पौधे एक जैसे होते तो दुनिया में विभिन्नता, डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग चीजें नहीं होती। हर जगह एक ही तरह के पौधे और फूल कांटे हमें एक ही जैसे दिखाई देते। अगर पीला फूल है तो पीला ही दिखाई देता हर जगह, नीला फूल है तो नीला ही दिखाई देता, गुलाब है तो गुलाबी दिखाई देता, कमल है तो कमल ही दिखाई देता। इस तरह से एक ही चीज हमें सारी जगह पे दिखाई देती तो हमें प्रकृति तो सुंदर नहीं लगती है ना। सबके चेहरे अगर मेरे जैसे ही हो जाए तो क्या ही दुनिया सुंदर होगी, अच्छी लगेगी क्या? सारे के सारे एक ही रंग के, एक ही शक्ल के। मनुष्य भी उसे देखकर बोर हो जाएंगे। फूलों की सुंदरता और अलग अलग जो रंग होते हैं उन्हीं से तो सारी खूबसूरती है प्रकृति के अंदर, वो सब खत्म हो जाता। कांटे भी अगर नहीं होते, कांटे ही नहीं होते अगर, तो क्या होता? कांटे तो पौधों की रक्षा करते हैं ना, फूलों की रक्षा करते हैं, तो उनकी सुरक्षा भी खत्म हो जाती। क्योंकि कांटे जानवरों से भी बचाते हैं पौधों को, और मनुष्य भी जो नुकसान पहुंचाते हैं तो कांटे उनके हाथ में चुभते हैं, तो कांटे रक्षा भी करते हैं। कांटे बुरे ही नहीं होते हैं, कांटे पौधों की रक्षा करते हैं, फूलों की रक्षा करते हैं। कीटों और पक्षियों को अलग अलग प्रकार के फूलों का रस और पराग नहीं मिलता। अब पक्षी होते हैं अलग अलग फूलों का रस चूसते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन जब अगर एक ही फूल होता तो फिर उनको एक ही रस खाने को मिलता। इस तरह से मधुमक्खी होती है ना, अलग अलग फूलों में बैठती है और उनका रस चूसती है और शहद बनाती है, तो डिफरेंट फ्लेवर के शहद मार्केट में आते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, एक ही फूल होता, तो फिर एक ही टेस्ट वाला शहद हमें बाजार में मिलता। क्या होता कि जो पक्षी हैं या कीट हैं वो अलग अलग फूलों का रस चूसना पसंद करते हैं। अगर नहीं मिलता उनको अलग अलग फूलों का रस, तो एक विशेष प्रकार के जो पक्षी हैं वो तो मर ही जाते बेचारे, क्योंकि उनको तो मिल ही नहीं रही ना जो चीज़ वो खा सकते हैं, उनको वो नहीं मिल रही, तो उनकी प्रजातियां प्रभावित होती, मानव जीवन भी प्रभावित हो जाता। हमें भी बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती खाने के लिए, पीने के लिए, देखने के लिए, हमें कोई खुशी नहीं मिलती, हमें कुछ देखने में अच्छा नहीं लगता, तो हम लोग भी तो प्रभावित होते हैं। हमारा भी तो दिमाग खराब होता है कि अरे क्या हो रहा है, सब कुछ एक जैसा ही है। हम क्या करते हैं कि अलग अलग फूल जो उगे होते हैं उन अलग अलग फूलों की खुशबू अलग होती है, रंग अलग होता है, टेस्ट अलग होता है, तो हम अलग अलग फूलों से क्या करते हैं, इत्र बनाते हैं। इत्र समझते हैं, परफ्यूम जो हम बिना नहाए छिड़क लेते हैं ना, खुशबू आती है जब, हाँ, तो वो वाली इत्र कहते हैं उसको। तो इत्र हम बनाते हैं तो एक ही खुशबू वाला इत्र होता, सब लोगों ने एक जैसे परफ्यूम लगाई हुई होती। सजावट की चीज़ें बनती हैं अलग अलग फूलों से, अलग अलग पेड़ों से, अलग अलग पौधों से, डेकोरेशन पीस बनते हैं, वो फिर एक ही तरह के डेकोरेशन पीस बनते हैं। जो विविधता होती है वो तो प्रकृति की सुंदरता होती है। अगर विविधता ही खत्म कर दिया जाए, एक ही समान कर दिया जाए सबको, तो जो प्रकृति की सुंदरता है वो ही खत्म हो जाएगी। अगला प्रश्न है, यदि कांटे ना होते तो हर पौधा केवल फूलों से भरा होता। सही बात है, अगर पेड़ में से फूल और कांटे दो ही चीज हैं और उनमें से कांटे को हम हटा लेते हैं तो क्या बचा? सिर्फ फूल बचा। तो फिर क्या होता? अगर पौधे में सिर्फ फूल ही होता तो क्या होता? फूल देखने में तो बहुत सुंदर होता है, अगर पौधे में सिर्फ फूल ही होता तो शायद वो ज्यादा आकर्षक लगता, बहुत सुंदर लगता। तितलियां और भौरे फूल पर ज्यादा आकर्षित होते कि अब उनको डर नहीं रहता कांटों का कि हमारे पंख कट जाएंगे या हम छिल जाएंगे या हमें चोट लगेगी, तो वो ज्यादा पौधों पर अट्रैक्ट होते क्योंकि उन्हें परागकण खाने को मिलते हैं। वो पौधों में से जो चूसते हैं ना, खाते हैं, तो उनको ज्यादा मिलता, उन्हें कांटों का भय भी नहीं रहता। लोग भी फूलों की सुगंध और रंगों से बहुत खुश होते, जब जिसका मन करता फूल तोड़ लिया, कांटे चुभने का डर नहीं है। लेकिन कांटों के बिना फूलों की सुरक्षा तो कम हो गई ना। हम तो मजे कर रहे हैं, हमें तो अच्छा लग रहा है, हम तो फूल तोड़ रहे हैं, लेकिन फूलों की तो सेफ्टी कम हो गई ना। कांटे तो उनको सेफ करते थे। कांटे जानवरों से और कीटाणुओं से भी पौधों की रक्षा करते थे, है ना। जानवर एकदम से मुंह मार के फूल को नहीं तोड़ पाते थे क्योंकि उनके कांटे चुभ जाते थे। अब अगर कांटे नहीं होंगे तो जानवर भी मुंह मारेंगे फूलों में। बिना कांटों के कुछ पौधे आसानी से नष्ट हो जाते हैं। जैसे गुलाब का फूल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, आपने देखा है, इतना कोमल होता है, आप हाथ लगाओ उसकी पंखुड़ियां झड़ने लग जाती हैं। लेकिन अगर आसपास कांटे होते हैं तो हम लोग उसको हाथ नहीं लगा पाते इजीली, बड़े ध्यान से प्रेम से इधर उधर करके कांटों को, तब हम एक फूल तोड़ते हैं। अब जब कांटे ही नहीं होंगे तो लोग तो धड़ाधड़ फूल तोड़ने लग जाएंगे। तो गुलाब जैसे जो फूल हैं उनकी तो सुरक्षा बिल्कुल खत्म हो गई, तो उनको तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कल्पना कीजिए कि एक तितली है और वो एक कांटे से दोस्ती करना चाहती है, फ्रेंडशिप करना चाहती है ना।
तो उनके बीच में कैसा संवाद होगा। अब अगर आपके बीच में फ्रेंडशिप की बात हो तो आप तो सीधा फ्रेंडशिप बैंड लेके जाओगे और कहोगे कांटे भाई चलो मैं तो तुमसे मित्रता करना चाहती हूँ, तितली हो ना तो मित्रता करना चाहती हूँ, ये लो फ्रेंडशिप बैंड बांध लो और हो गई फ्रेंडशिप, है ना। लेकिन तितली और कांटे के बीच में अगर हमने फ्रेंडशिप करवानी है तो वो दोनों कैसे संवाद करेंगे, कैसे बात करेंगे कि हम दोनों फ्रेंडशिप करते हैं। देखते हैं उसका उत्तर क्या है। एक और बात बता दूं आपको, अभी आप क्लास 7th में है ना, तो 9th क्लास की व्याकरण में आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है संवाद लेखन का। तो यहाँ से आपको उसके लिए भी तैयारी करवाई जा रही है कि आप कैसे संवाद लिखेंगे। तो देखिए तितली क्या कहती है उसे, नमस्ते कांटे भाई कैसे हो, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, तुम तो बहुत मजबूत हो, नुकीले भी हो, मुझे तुम बहुत पसंद हो, दोस्ती करोगे मुझसे। तो कांटा क्या कहेगा उससे, अरे तितली तुम जाकर फूलों से दोस्ती करो ना, कहाँ मेरे पास आ रही हो, मेरे जैसे कांटे से दोस्ती करके तुम करोगी क्या, मैं तो तुम्हें चुभ सकता हूँ। तो तितली कह रही है नहीं नहीं तुम मुझे चुभोगे नहीं, जैसे तुम पौधों की रक्षा करते हो ना उसी तरह से मेरी भी रक्षा करना, मैं फूलों से रस लूँगी और तुम मुझे रक्षा करना। तो कांटा कहता है हाँ ये तो तुमने सही कहा कि मैं फूलों की रक्षा करता हूँ, मैं फूलों को सभी से बचाता हूँ, इसलिए लोग मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि जब वो फूलों को तोड़ने के लिए आते हैं तो मैं उनको बचाने के लिए लोगों को चुप जाता हूँ। तो तितली कह रही है हाँ लोग तो ना बड़े बुरे होते हैं, वो लोग तो फूलों को तोड़ लेते हैं, हम लोगों की परवाह क्यों करें, चलो ना हम दोस्ती कर लेते हैं। कांटा कहता है ठीक है तो चलो आज से फिर हम और तुम दोस्त हुए। ये है संवाद कांटे और तितली के बीच में। तितली लड़की है और कांटा लड़का है, तो दोनों के बीच में संवाद चल रहा है दोस्ती करने के लिए। मजा आया ना। अगला क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आपको किसी कांटे फूल या दोनों के गुणों के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। आपको ये अवसर दिया जा रहा है, मौका दिया जा रहा है कि आपको फूल के गुण दे दिए जाएं, आपको कांटे के गुण दे दिए जाएं या आपको दोनों के गुण मिक्स करके दे दिए जाएं। आप किसके गुणों को अपनाना चाहेंगे बताइए, और कारण बताइए कि क्यों अपनाना चाहेंगे। आप फूल के गुण चाहते हैं, कांटे के गुण चाहते हैं या दोनों के गुण चाहते हैं, क्यों चाहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। चलिए मैं फूल और कांटे दोनों के गुण अपनाना चाहूँगी, मुझे तो दोनों के ही गुण चाहिए। पता है आपको बच्चों कि हमारे जीवन में हमेशा खुशी या हमेशा सुख ही नहीं होता है ना। आप अब बहुत छोटे हैं लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपको समझ में आएगा कि जीवन में खुशी, दुख, संकट और सुख ये चीज़ें मिक्स रहती हैं हमारे यहाँ। जैसे सुबह हुई शाम हुई उसी तरह से सुख है, दुख है, संकट है, सुख है, खुशी है, ये सब चीज़ें मिक्स होकर के हमारी लाइफ में आती हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जीवन में हम सुखी ही रहेंगे हमेशा, हमें कभी किसी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा, या हम ये भी नहीं कह सकते कि हम जीवन में दुखी रहेंगे। तो इंसान को दोनों तरह की ज़रूरत होती है। इंसान को कठोर भी बनना होता है और इंसान को नम्र भी बनना होता है, दयालु भी बनना होता है। सिर्फ एक ही तरह का व्यवहार अगर आप करेंगे ना तो दुनिया बहुत बुरी है बेटा, खा जाएगी आपको दोनों गुण चाहिए। इसलिए मैंने ये आंसर चूज किया है कि मैं फूल और कांटे दोनों के गुण अपनाना चाहूँगी, क्योंकि हमें जीवन में संतुलित व्यक्तित्व चाहिए, संतुलन चाहिए, बैलेंस चाहिए। हम अच्छे नहीं बने रहेंगे कोई हमको गुड़ों की ढेली समझ के खा जाए, चट्ट कर जाए, और ना ही हम इतने बुरे बन के रहेंगे कि कोई थू करके उगल दे कि अरे ये क्या कड़वा है ना। तो दोनों ही हमें नहीं करना है। अब मैंने ये तो बता दिया कि मैं तो फूल और कांटे दोनों के ही गुण लेना चाहती हूँ, लेकिन क्यों लेना चाहती हूँ कारण भी पूछा गया था, तो कारण बता देते हैं। जिस तरह से हम फूल की तरह दयालु, कोमल और सकारात्मक विचारों वाले होकर अपनी खुशबू और रंगों से सबको खुश कर सकते हैं, दोस्तों और परिवार में सभी के साथ हम अच्छे संबंध बना सकते हैं अगर हम फूल जैसे हो जाएं। उसी तरह से हमें कांटे की तरह मजबूत भी बनना ही है, क्योंकि जीवन में हमें अपनी और अपने परिवार की कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी, कठिन परिस्थितियां, कि जिसमें हमें सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। हमने अपने आप को बचाना होगा, अपने परिवार को बचाना होगा। कई बार ऐसी स्थिति हमारे सामने आ सकती है, तो उस समय तो हमें कांटा बनना होगा ना। सुख और चुनौतियां दोनों ही जीवन में आती हैं, सुख भी आता है और दुख भी आता है। जहां हमें फूल के गुण सुख और खुशी में हमें फूल जैसे बनना है, वहीं चुनौतियों में अगर हमारे सामने कोई भी
चुनौती आ गई कि इस काम को करना है, वो बहुत मुश्किल काम है, हमें घर छोड़ करके जाना है, या हमें कोई परेशान कर रहा है, हमें उससे निपटना है, इस तरह की चुनौतियां अगर आ जाती हैं तो हमें कांटे के गुण चाहिए वहाँ पर, तो उनका सामना करने के लिए। इसलिए मैं चाहूँगी कि मैं फूल और कांटे दोनों के गुणों को अपनाऊं। अच्छा, तो अब एक बार हम बुक में चलते हैं, बुक की एक्सरसाइज में। वहाँ देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये है बुक हमारी, ये है अगला क्वेश्चन। शब्द से जुड़े शब्द, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बड़प्पन से जुड़े हुए शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। पहला शब्द इन्होंने लिखा हुआ है संतोष। उदारता, संतोष, विनम्रता, न्याय, क्षमा, परोपकार, त्याग, नम्रता। तो ये शब्द हैं, ये आप अपनी बुक में वहाँ पर लिख सकते हैं, या आपकी टीचर अगर कॉपी में कराए तो कॉपी में भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और क्वेश्चन क्या था? शब्द से जुड़े शब्द। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम करेंगे, बुक की एक्सरसाइज में चलते हैं हम। यह है अगला क्वेश्चन। बड़प्पन शब्द बड़ा और पन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बड़ाई, श्रेष्ठ और बड़ा होने का भाव, महत्व, गौरव। ये इसका अर्थ होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से व्यक्तित्व, गुण और चरित्र की ऊंचाई की महानता बताने के लिए किया जाता है, जैसे उनकी सादगी और बड़प्पन ने सबका मन जीत लिया। बड़प्पन का प्रयोग इस वाक्य में करके दिखाया गया है। अब नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जो किसी भाव को व्यक्त करते हैं। इनमें से जो शब्द बड़प्पन के भाव को व्यक्त करता है उस पर गोला लगाइए, और जो शब्द बड़प्पन के भाव को व्यक्त नहीं करता है उसके नीचे लाइन खींच दीजिए। पहले हम बड़प्पन वाले शब्द ढूंढ लेते हैं। ये है सहनशीलता, संतोष, सद्भावना, दया, समर्पण, आदर, विश्वास, उदारता, सम्मान, विनम्रता, निष्ठा, त्याग, परोपकार। इतने शब्द हैं जो कि बड़प्पन के अर्थ को दिखाते हैं। अब हमें अंडरलाइन करना है। देखिए, द्वेष ये है, लालच ये है, प्रतिशोध, स्वार्थ, झगड़ालू, अहंकार, क्रूरता, अपमान, अविश्वास, घमंड, झूठ, ईर्ष्या, अधीरता। ये ऐसे शब्द हैं जो बड़प्पन के अर्थ को नहीं दिखाते हैं, तो इनको हमने अंडरलाइन कर दिया। और इससे पहले हमने बाकी सबको क्या किया था? सर्कल में डाल दिया था जो शब्द बड़प्पन को दिखाते हैं। तो अब ये सारे शब्द हैं जो बड़प्पन को दिखाते हैं, उसको हमने सर्कल कर दिया, और जो बड़प्पन को नहीं दिखाते हैं उनको हमने अंडरलाइन किया एरो लगा करके। इसको आप उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ये पंक्ति हमें दे रखी है। इस पंक्ति में रेखांकित शब्द पर ध्यान दीजिए। क्या आपने इस शब्द को पहले कहीं पढ़ा है? ये शब्द है और, लेकिन इसमें र नहीं लिखा हुआ है। कई बार बोलते समय हम किसी भी शब्द का अंतिम अक्षर नहीं बोलते हैं। कवि भी कविता की लय के अनुसार ऐसा प्रयोग करते हैं। इस कविता में ऐसी अनेक विशेषताएं छिपी हुई हैं, जैसे प्यार में डूबी तितलियों के स्थान पर प्यार डूबी तितलियां लिखा गया है। हर दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द मिलती जुलती ध्वनि वाला है, जिसे हम तुकान शब्द कहते हैं। तो अब आपको क्या करना है? अपने ग्रुप में बैठना है और ऐसी कुछ विशेषताओं की सूची बना लेनी जो कविता के अंदर विशेषताएं आई हैं, जो अलग तरह से बात की है कवि ने, और फिर उनको अपनी क्लास में सुनाना है। तो जो हमें सूची बनानी है वो ये है कि तुकबंदी, हर दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द मिलती जुलती ध्वनि वाला है। ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है संक्षिप्त ध्वनि का प्रयोग किया गया है, जैसे और ना लिख करके और लिखा है। तीसरी विशेषता है प्राकृतिक चित्रण है। फूल, कांटे, चांद, हवा प्राकृतिक वस्तुओं का वर्णन है इस कविता के अंदर। इस कविता की चौथी विशेषता है विपरीत भाव का वर्णन है। फूल और कांटे दोनों का जो स्वभाव है वो अलग अलग है, विपरीत है। पांचवा जो इस कविता की विशेषता है वो है कि प्रश्नात्मक शैली है। इस कविता में प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी पंक्ति में किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, क्वेश्चन पूछा गया है। छठा है समान ध्वनि वाले शब्द हैं, एक जैसी ध्वनि, जैसे सुगंध और निराले, इन दोनों शब्दों में एक जैसी आवाज निकलती है बोलने से, तो ये समान ध्वनि वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से ये 6 विशेषताएं हैं इस कविता की। ये अगला प्रश्न है इस कविता का।
नीचे इस कविता की कुछ विशेषताएं दी हुई हैं, ये विशेषताओं की सही पंक्तियों से मिलान कीजिए। इधर विशेषताएं लिखी हुई हैं और यहाँ कविता की पंक्तियां लिखी हुई हैं, तो आपको मिलान करना है दोनों का। ये है एक ही वर्ण से शुरू होने वाले दो शब्द एक ही पंक्ति में साथ साथ आए हैं। तो कौन से दो शब्द हैं जो एक ही वर्ण से शुरू हो रहे हैं? तो इसमें है पहले का आंसर ये है तीसरा। पहले का आंसर है फाड़ देता है किसी का वर वसन, वो से शुरू होने वाले दो शब्द आए हैं यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन है कि मुहावरे का प्रयोग किया गया है। कौन से इसमें मुहावरे का प्रयोग आया है? ये पांचवे में है सदा देता कली जी की खिला, जी की कली खिलाना, ये मुहावरा है। प्रश्न पूछा गया है, अभी क्या है हमने, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, इसमें प्रश्न पूछा गया है। प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे और मानवीय कार्यों और भावनाओं का वर्णन है। देखिए एक तो 2 में है भौन को अपना अनूठा रस पिला। इसमें रस पिलाना ये मनुष्य का काम है, लेकिन फूल से कराया गया, तो यहाँ पर प्राकृतिक भावना मानवीय भावनाओं का वर्णन है। और दूसरा एक और है फूल लेकर तितलियों को गोद में। तो जो क्वेश्चन नंबर ये जो पॉइंट नंबर 4 है, इसके दो आंसर हैं, एक तो है सेकंड और एक है 6th, इसके दो आंसर है। अगला है एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो विपरीत अर्थ वाले हैं नंबर 4 पे, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा सोहता, सोहता और खटकता ये दोनों शब्द विपरीत अर्थ वाले हैं। तो ये हमने इसका मैच कर लिया। अगला क्वेश्चन है कविता की सुंदरता। आगे कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इनमें कुछ शब्द हटा दिए गए हैं और साथ में मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द भी दिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक शब्द से वह पंक्ति पूरी करके देखिए, जो शब्द उस पंक्ति में जच रहे हैं उन पर घेरा बनाइए। तो ये है जन्म लेते एक जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता, यहाँ पर आपको डैश दे दिया गया है और यहाँ पर भी डैश दे दिया गया। दो शब्द हटाए गए यहाँ से, रात हटा दिया गया यहाँ से, रात में उन पर चमकता चांद भी, ये था कविता के अंदर। एक ही सी चांदनी है डालता, मेह उन पर बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही। तो ये शब्द यहाँ से हटा दिए गए हैं और कहा गया है कि इन चारों में से कौन सा शब्द ज्यादा मैच कर रहा है, ये लगा के देखो। तो सबको लगा के पढ़ो आप लोग। हैं जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात्रि में उन पर चमकता चंद्रमा भी एक ही सी चांदनी डालता, रजनी में उन पर चमकता राकेश भी एक ही सी चांदनी डालता, निशा में उन पर चमकता इंदु भी एक ही सी रोशनी डालता। तो कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा? तो सबसे बेस्ट तो वही है जो कविता में लिखा ही हुआ है, रात में उन पर चमकता चांद भी। लेकिन अगर उसके अलावा हमें बताना है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, रात्रि में उन पर चमकता शशि भी एक ही सी चांदनी है डालता। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर एक तो रात्रि और इधर से शशि, ये दोनों ज़्यादा मैच कर रहे हैं। अगला है डैश उन पर बरसता एक सा। कविता में था मेह एक सी ही उन पर हवाएं हैं बही। अब हमें बदलने हैं अगर शब्द, तो हम कह सकते हैं मेघ, मेघ उन पर है बरसता एक सा, एक सी ही उन पर वायु है बही। तो ये मैच कर रहा है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको विशेषण और विशेष्य दिए हुए हैं। पहला आपके लिए सॉल्व कर रखा है, भौर का है बेंद देता, श्याम तन, इसमें श्याम विशेषण है और तन विशेष्य। तो बाकी सब में आपको बताना है। फाड़ देता है किसी का वर वसन, ये है वर वसन, ये इसमें से वर विशेषण है और वसन विशेष्य है। अनूठा रस, अनूठा विशेषण और रस विशेष्य। निराले ढंग, निराले विशेषण और ढंग विशेष्य। मतलब कहने का है कि पहला वाला शब्द विशेषण है, यहाँ आएगा अनूठा और निराले, यहाँ आएगा ढंग और रस। तो इस तरह से करना है आपको ये। अगला क्वेश्चन है, आपको नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, फूल, कांटा, मेघ, चांद और रात। इनके लिए आपने अपने मन से सोच करके विशेषण शब्द बनाने हैं। जैसे फूल होता है ना, बहुत सुंदर होता है, रंग बिरंगा होता है, तो सुंदर रंग बिरंगा। कांटा होता है, चुभता है और कटीला होता है। तो इस तरह से ये शब्द बनाने। इनके उत्तर मैं बताती हूँ आपको। देखिए ये है उसका उत्तर, फूल,
फूल के विशेषण है सुंदर सुगंधित, कांटा है नुकीला कठोर, मेह है शीतल और स्फूर्तिदायक, चांद है चमकीला और शांत, रात है गहरी और रहस्यमयी। तो ये इस तरह विशेषण दिए हुए हैं और इधर उनके विशेषण दिए हुए हैं। तो बच्चों ये थी आपकी फूल और कांटा क्लास 7 के 3rd चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज, कंप्लीट एक्सरसाइज आपको 2 वीडियोस में मिली है और दोनों वीडियो के नीचे एक दूसरे का लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है ताकि आपको पूरी एक्सरसाइज इकट्ठी मिल जाए। कैसी लगी आपको वीडियो? सारा एक्सरसाइज आपको समझ में आ गया? और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से दुर्गा पाल मैम की क्लास को ध्यान से आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, अपनी किताब खोल के रखिए और साथ साथ निशान लगाते जाइए तो आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही आपके मार्क्स एग्जाम में बढ़ जाएंगे। एक टीचर की विश होती है ना कि मेरे बच्चों के मार्क्स अच्छे आए, तो मेरी विश आपके साथ चलेगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो जरूर करके रखिए सब्सक्राइब, और आपको बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपकी क्लास का वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना। और एक प्यारा सा कमेंट छोड़िए। आप वीडियोस तो देख रहे हैं, बच्चे वीडियोस बहुत देख रहे हैं, व्यूज़ से मुझे पता चल जाता है, लेकिन कमेंट कोई बच्चा नहीं करता। एक प्यारा सा कमेंट करिए, जो भी बच्चा कमेंट करेगा अपना नाम लिखेगा, उसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा, तो उसको अपना नाम सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो चलते हैं, अब अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.